नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए प्रावधानों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के कल्याण के लिए एक मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। मिशन को रीचिंग द लास्ट माइल के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा, जो इस साल के बजट में सूचीबद्ध 7 सप्तऋषि प्राथमिकताओं में से एक है। भारत में 75 पीवीटीजी समूह हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। कमजोर जनजातीय समूह को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्शन एवं आजीविका से परिपूर्ण जीवन कैसे और कब तक मिलेगा, इस पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा के सांसद रतलाम से गुमान सिंह दामोर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गुमान जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय कोकराझार के लोकसभा सांसद नव कुमार सरनिया जी, जिन्हें लोग प्यार से हीरा भी कहते हैं, वो भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है नव कुमार जी। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूंगा गुमान जी, क्योंकि मुद्दा जनजाति समूह का है। जनजाति समूह पे हम देख रहे हैं कि बजट में जो आंकड़े बताते हैं, जो तस्वीर बताती है, जो सरकार की पहल बताती है, उस पर खास फोकस किया गया है। इसके पीछे क्या खास उद्देश्य है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत। जब तक हमारे देश के कमज़ोर वर्ग को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस बजट में जो समाज के कमज़ोर वर्गों में से एक जनजाति समाज है, इसके उत्थान और ओवरऑल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए जी बजट का अच्छा प्रावधान किया गया है। पिछले सालों की तुलना में इस साल लगभग 12,461 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 71% ज़्यादा है। जी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10 करोड़ 45 लाख जनजाति समाज के लोग रहते हैं। इन जनजाति समाज में से जो हमारे सबसे कमज़ोर लोग हैं, जिनको हम पीवीटीजी बोलते हैं, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति ग्रुप, इनके विकास के लिए एक मिशन बनाया गया है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन। और इस मिशन में इस वर्ष के बजट में रुपये 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जी, इतना ही नहीं, जनजाति समाज के में जो सबसे बड़ी बीमारी है सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए मिशन का गठन किया गया है। और जैसा कि आपने बताया, तो हमारे जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के लिए लगभग 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों की नई भर्ती की जाएगी, ताकि जनजाति क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त अच्छी शिक्षा मिले। जी, एकलव्य विद्यालय का मुद्दा भी खासा महत्वपूर्ण है गुमान जी, लेकिन रीचिंग द लास्ट माइल, इसका तात्पर्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो दूरदृष्टि है वो अद्भुत है, और मैं तो उनको ईश्वर का वरदान जैसा मानता हूँ हमारे जनजाति समाज के लिए। जनजाति समाज को अगर आज सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो हमारी रोड कनेक्टिविटी है, स्वच्छ पेयजल है, प्रधानमंत्री आवास है, गरीब कल्याण अन्न योजनाएं हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो कि पूरे 100% जनजाति समाज को लाभान्वित कर रही है। आज सबसे कमज़ोर समाज जनजाति समाज है, और इस समाज को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चारों तरफ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनजाति समाज को सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं। स्वरोजगार है, स्किल डेवलपमेंट है, ऐसे तमाम योजनाएं चालू की है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं
कि डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इस वर्ष 1,17,09,43 रुपए का प्रावधान रखा है। इतनी बड़ी राशि, ये हमारे 41 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के माध्यम से अलग अलग कार्यों के लिए जाएगी। तो ये आज़ादी के बाद पहला अवसर है कि इतनी बड़ी धनराशि जनजाति समाज के लिए बजट में प्रावधान की गई है। और मैं वाकई दिल से, मैं पूरे समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 2023 को श्री अन्न मिलेट ईयर्स, जी, तो जो श्री अन्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनजाति समाज पैदा करता है और जनजाति क्षेत्रों में ही पैदा होता है। नंद कुमार जी, इस बार के बजट में खासे प्रावधान जनजाति समूह के लिए किए गए हैं। बात चाहे एकलव्य विद्यालयों की हो या समग्र विकास की हो, जनजातीय समूह के लिए खास तौर पे फोकस दिखाई देता है बजट में। मेरा आपसे सवाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ी संख्या में जनजातीय समाज निवास करता है, बड़ी संख्या में आबादी है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को? हाँ, ये जो पैसा बढ़ाने का काम किया है बजट में वो तो अच्छा है, लेकिन मैं जो भाई साहब ने बोला ही है, मैं इम्प्लीमेंटेशन का बात बोल रहा हूँ। सिर्फ बजट बढ़ाने से नहीं होगा, उसको अच्छी तरह सही तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं का। आप जो एकलव्य स्कूल के बारे में बोला है, अब ये 15,000 को 3 साल के लिए है, 3 साल के लिए, 1 साल में नहीं है। दूसरा है हमारा जो 38,800 टीचर का जो सपोर्ट स्टाफ का जो लेने का है वो भी 3 साल का है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ असम का। अभी जितना ये एक क्वेश्चन का आंसर में आया था 2018-19 में, असम में लगभग कितना 10 है एकलव्य मॉडल स्कूल, लेकिन उसमें एक भी अभी तक ये फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो क्षेत्र है उसमें एक बरोमा में एक एकलव्य मॉडल स्कूल है। 2011 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और एक एनजीओ ने जो भी ये हुआ उसको चला रहा है। लेकिन यहाँ जब आप ये होगा कम्प्लीटेड 0 दिखाया है। मैंने ये पार्लियामेंट में मुद्दा भी उठाया भी था जी, और मिनिस्टर ने रेस्पॉन्ड भी किया, लेकिन आज तक ये सोल्यूशन नहीं हुआ। मैं इसलिए बोला हूँ, अगर हमारा इसमें देखिए लगभग टोटल इमर्ज है 639 और कम्प्लीटेड ओनली 202 और अनकम्प्लीटेड 437। और हमारा असम में भी जो सेंक्शन हुआ है 10 का, एक अभी पढ़ाई कर रहे हैं 2011 से 12वीं क्लास तक उसका लगभग स्टूडेंट हो गया है, एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद भी बोलते हैं 0 है। तो ऐसा कुछ मुद्दा है। ट्राइबल में मैं जितना सारा प्रदेश घुमा हूँ उसमें देखा हुआ है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत गड़बड़ है। और आप देखिए हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोग को तो पैसा भी मिला है, थोड़ा अपने आप को शासन करने का भी मौका मिला है। हमारा, मैं 6 शेड्यूल एरिया से आता हूँ, उसमें हमारा बोडोलैंड काउंसिल है, टेरिटोरियल काउंसिल है, उसमें अपना परिषद है, अपना लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटर है, सब कुछ है। ठीक मेघालय ऐसा ही है। लेकिन हमने जो 5th शेड्यूल एरिया में गया, मैं इसलिए आपको ये बात बोलता हूँ क्योंकि ये चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और दूसरा एरिया हो, उसमें बहुत गड़बड़ी बोलता है। ऐसा है ट्राइबल का फंड दूसरा एरिया में डाइवर्ट करता है क्योंकि टीएसपी का जो है वो कोई कानून नहीं है जी। सामान्य ये जो वर्ग में अगर बदल देगा, क्योंकि अभी ट्राइबल का जो देखा है उसका रोजगार का बहुत प्रॉब्लम है। कितना माइग्रेशन, अभी दिल्ली में देखिए लगभग 30 लाख से ज़्यादा ट्राइबल माइग्रेटेड हुआ है काम के लिए, ये के, लेकिन उसको तो यहाँ पे कोई सुযোগ सुविधा नहीं मिलता है। और जब सेंसस के टाइम भी गड़बड़ होता है, बोलता है, अभी भाई साहब ने बोला है, आज का डेट में ट्राइबल को मिलता है 7.5, लेकिन आज का डेट में 10% ज़्यादा वो लोग बढ़ गया है। और जो माइग्रेंट वर्कर है उसको इवन सेंसस में भी नहीं आता है। ऐसा ही कुछ हुआ 2011 में हमारा छत्तीसगढ़ में, जो 16 जुनून के लिए कम से कम 4.5 लाख से 5 लाख लोग भाग गया हुआ से, वो बेचारा लोग, और ना कोई स्कीम का सुविधा मिला, ना वो सेंसस में कोई आया भी नहीं। तो ऐसा कुछ इशू है। मैं मोदी जी को, जो भाई साहब ने बोला है, हो सकता है मोदी जी, हम भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले का दान है। अगर उन लोग ने हमारा बीटीसी जैसा, हमारा असम जैसा, मेघालय जैसा अगर 6 शेड्यूल एरिया के अंदर लाके उसको अगर शासन करने का अपने को मौका देगा, अपने को जो स्कीम मिलता है पॉजिटिव, उसको अगर इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिए 1996 में पैसा एक हुआ, पैसा एक को लेके इतना पॉलिटिक्स हुआ। अभी छत्तीसगढ़ में मैं कुछ दिन पहले भी आया था,
पहले जो बीजेपी को लोगों ने हटा दिया, कांग्रेस को लाया, कांग्रेस का मूल क्या था? उन्होंने बोला था कि जब हम आएंगे आपको यहाँ पैसा कानून लागू होंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। जी हाँ, ये पॉलिटिकल थोड़ा ये इसका बारे में मेरा जो आप बीजेपी का हमारा ये है भाई से, मेरा स्पेशली आप लोग से आग्रह है, अगर 5th शेड्यूल एरिया को 6th शेड्यूल जैसा अगर बना दिया तो मुझे लगता है आदिवासी, सारा आदिवासी लोग उधर का मोदी जी को ऊपर वाले के दान नहीं, मुझे लगता है भगवान जैसा मानेगा। जी यही करना है। गुमान जी, तमाम बातें आती हैं जब जनजाति समूह की हम बात करते हैं, बात चाहे जनजाति गौरव दिवस की हो या देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला जी हो, ऐसे तमाम पहल सरकार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन कई सारे सवाल भी उठते हैं। जंगल जमीन की बात भी आती है, रोजगार की बात आती है, खास तौर से जो जनजाति समाज है उसके सामने विकास का एक मुद्दा आता है, गरीबी का मुद्दा एक आता है, स्वास्थ्य का मुद्दा आता है। इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ से मैं आता हूँ, जैसा हमारे हीरा जी ने बोला है, हमने पैसा एक्ट लागू किया 15 नवंबर 2022 को। हमारी देश की गौरव, हमारे देश की जनजाति गौरव महामहिम राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में आई और उन्होंने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हुआ। तो पैसा एक्ट को अगर एक लाइन में डिफाइन करूँ तो क्या है पैसा एक्ट? पैसा एक्ट है आदिवासी को जल, जमीन और जंगल का मालिक बनाने का। जो आपने बताया, जो आप भाई साहब बता रहे थे 5th शेड्यूल एरिया, तो हमारे यहाँ पर ये लागू हो चुका है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सिकल सेल मिशन की यहाँ की गई है। मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए 100% स्क्रीनिंग का काम हो रहा है और उनके इलाज का काम हो रहा है। जैसा आपने बताया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा इस साल का बजट 12,461 है 23-24 में जी, और 13-14 में ये बजट कितना था? ये मात्र 4,295 करोड़ था। मैंने आपको बताया कि जो हमारा TADP का बजट था वो 1,17,993 करोड़ 23-24 का है और यही बजट 13-14 में कितना था? मात्र 21,525 करोड़ का। जी। तो आप अगर इस बजट से देखेंगे तो मोदी जी के आने के बाद जनजाति समाज के विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो स्वरोजगार का मुद्दा हो, हर तरफ भारी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में जनजाति नायकों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, परंतु आज़ादी के बाद कभी किसी ने जनजाति नायकों के बारे में नहीं देखा, न पूछा। पहला अवसर है कि जब मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को जी, भोपाल में आकर लाखों की भीड़ के सामने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। इतना ही नहीं, राजस्थान में एक मानगढ़ धाम है जहां पर 15,000 से अधिक जनजाति लोगों ने अपना बलिदान दिया। 1 नवंबर 2022 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम गए और उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पहली बार ऐसा अवसर है कि देश में जनजाति समाज को इतना मान सम्मान और गौरव दिया जा रहा है। इसके पहले कभी किसी ने नहीं दिया। इसके पहले क्या था कि जनजाति समाज एक वोट देने वाली मशीन है, जहां चाहो वहां वोट दो, और एक नारा दिया था कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे, और जनजाति समाज का आदमी उसी भरोसे रहा कि हमारी गरीबी हट जाएगी। सही मायने में अगर गरीबी हटाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। जी, मकान, मैं 1 मिनट और लूँगा, मजदूर को मालिक बनाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास, जिसके पास न तो ज़मीन थी न छत थी, उसको पक्का मकान बनाकर दे रहे हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। आज शिक्षा की अगर हम बात करें
तो 452 नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बन जी, रहे हैं। मैं इन दोनों समस्या पे आऊंगा क्योंकि सवाल शिक्षा का है और स्वास्थ्य का भी है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो जनजाति समाज है उसके सामने अगर कोई दो बड़ी समस्याएं हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य दो बड़ी समस्याएं हैं, और इन दो समस्याओं का निदान कैसे हो इसके लिए विशेष प्रावधान इस बार के बजट में किए गए हैं। मसलन एकलव्य स्कूलों के लिए जो बजट आवंटित किया गया है 2023-24 के लिए, उसमें प्रावधान 5,943 करोड़ रुपए का किया गया है, जो 2022-23 के 2000 करोड़ के मुकाबले खासा अधिक है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए 2047 तक स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की भी घोषणा की गई है इस बजट में। नव कुमार जी, ये दो मुद्दे, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के लिए बजट एकलव्य स्कूलों का बढ़ाया गया है और करीब अच्छा खासा बजट बढ़ाया गया है। जो 2000 करोड़ का बजट था उसे लगभग 6000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। इसी प्रकार जो एक बीमारी है स्किल सेल एनीमिया की, उसके निदान के लिए लक्ष्य रखा गया है। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो आता है, तो हमारे वहाँ एनीमिया या ऐसा ज़्यादा नहीं है कुपोषण का, क्योंकि हमारा लोग नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी लोगों का थोड़ा कुछ उनके पास ज़मीन है, अपना घर में अपना बस्ती में ऐसा थोड़ा नेचुरल फूड मिलता है जो ऑर्गेनिक से ऊपर है, नेचुरल है। लेकिन फिर भी जो मुहिम स्कीम चलाया गया है वो अच्छी है, ठीक है। मैंने जो पहला मुद्दा है, अगर हमारा ज़मीन नहीं है, अगर हमारा जंगल नहीं है, अगर हमारा जो अपना ये से मिलता है खनिज से वो हमारा नहीं है, तो क्या है। जो गुमान जी ने बोला है मध्य प्रदेश का, मैं हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश विजिट करके आया हुआ, तो यहाँ दो मुद्दा हमको आया। पहला है, एक DFO ने हमारा चीफ मिनिस्टर का उन्हीं का एरिया में जाके एक विलेजर लोगों को बोला कि आप लोग को ये करेंगे, आप लोग को वहाँ ज़मीन देंगे, ये देंगे, आपका ये ज़मीन छोड़ दो। जो ज़मीन उनके गांव है, उनका सारा व्यवस्था है, स्कूल है, मेडिकल सब कुछ है, तो उन्होंने साइन कर दिया। तो उसके बाद जब जानकार लोगों ने देखा कि इसमें तो कोई लिखा नहीं है, सिर्फ गांव से भगाने का DFO ने किस साल किया था, लेकिन बाद में जब जागरूकता आई वो तो अभी के लिए कैंसिल हो गया। तो हम मुरैना में भी, ग्वालियर में भी आके जा, उसमें भी देखा उन्होंने एक प्रशंसा किया है एक DM को। उन्होंने बोला जो DM ग्वालियर में था, उन्होंने कम से कम 500 बीघा ज़मीन जो आदिवासी को किसी पतोरे ने गलत तरह से दूसरा का नाम कर दिया, उसको निकाला। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है बोला। तो इसलिए उन्होंने बोला अगर ऐसा एक कमीशन बनाएगा जो आदिवासी को नाम का जो ज़मीन है वो अलग तरह गलत तरह से दूसरों को दिया, क्योंकि भाई देखिए उन लोगों ने बोला पहला हमको ज़मीन चाहिए, पहला अपना अधिकार चाहिए। मैंने 5th शेड्यूल का इसलिए बोला है, ये जो पैसा का है, जो हमारा गांव सभा का अधिकार दिया है, बहुत सारा ऐसा आया है जो गांव सभा का डिसीजन मानता नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में भी गया, बस्तर में, वो एक ब्रिज बनाना था, गांव सभा ने बोला ये ब्रिज होएगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है पहाड़ी में जो रिसोर्स है, खनिज है, अगर ब्रिज बना दिया उसको लेके आएगा, उसमें माइग्रेशन होगा दूसरे बाहर का लोग। क्योंकि आज का डेट में आप जो भी स्कीम ये लीजिए, आप देखिए मैंने जहाँ जा गया कोई ऐसा अच्छा वाला ठेकेदार नहीं है, कोई अच्छा वाला बिजनेसमैन नहीं है। जो आपने MSP का बारे में बोला था पहले से, अगर MSP अच्छी तरह मिल गया तो अच्छा होता। कल ही कुछ हमारा राजस्थान सा लोग आया हुआ है, वहाँ में हेरिटेज बोल के जो हमारा ब्रांडिंग क्या है वाइन का, लिकर का, लेकिन आज का डेट में चाहे बिहार हो चाहे जहाँ भी जाएगा, महुआ का जो ये होता है ना, लिकर होता है ना, हमारा आदिवासी लोग भी थे, उन्हें बोला अगर महुआ का उसको भी अगर हेरिटेज ऐसा बना देगा उसमें, क्योंकि ये अच्छा है, सांस के लिए अच्छा है। पहले आदिवासी लोग क्यों सोच रहा था, वो अच्छा वाला घर से बना महुआ हो, हमारा अपना चावल से बना हुआ जो ये लिकर होता है वो खाता है। मैंने इसलिए बोला है अगर परंपरागत जो हमारा ये था उसको थोड़ा हम मॉडर्नाइज करेंगे आज के डेट के अनुसार, क्योंकि आपको बजट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अभी नया ये आना पड़ेगा ये। और जो 1500,000 करोड़ में भी अगर लाइवलीहुड मिशन में ज़्यादा पैसा लगाएगा तो अच्छा होगा। पहले क्या था, लोगों के बीच में थोड़ा रोजगार थोड़ा घर में था, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया जी, ख़त्म हो गया। अगर ये सब थोड़ा बढ़ाएगा नहीं, लोग को हंसता था, अगर किसी लोगों को पिगारी का ये देगा लोग हंसते हैं, लेकिन वही से उनका घर चल बसर होता है। तो मुझे लगता है मेरे जहाँ छोटा हम ऐसा स्कीम है वो स्कीम ज़्यादा करेगा तो अच्छा है।
रोड टू जो आप ये अपना जो नॉर्मल जो ये होता है, जनरल जो होता है स्कीम, वही से हम बना सकते हैं। लेकिन रोज़गार में ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। और इम्यूनिटी में दूसरा जगह में देखा है, हम नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा इम्यूनिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा जो टाइप्स एरिया है चाहे नंदुरबार में हम गया था, उसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट वाला पूरा ख़त्म हो गया। इतना गर्मी अभी बढ़ गया है, उसमें ना बाहर में पेड़ पौधे हैं, उनके पास थोड़ा साधन भी नहीं, कोई मकई सके खेती करता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें यह मुद्दा है उसका ज़मीन का, जो जंगल में रहे अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है उन्होंने। हाँ, बहरहाल जो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, नॉर्थ ईस्ट में विकास का मुद्दा है, उसको लेकर भी सरकार ने इस बजट में खासा फोकस किया है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में जिसको देखा जाता है, ये क्या है, ये किस तरह का रोग होता है, और इसके निदान के लिए, इसके समाधान के लिए जो 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सिकल सेल में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सेल होता है वो एक ऐसा उसका ख़राब होता है और धीरे धीरे बॉडी में खून की कमी होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में और जनजातीय क्षेत्रों में सभी लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दो बातें होती है कि ये वंशानुगत होता है कि अगर मदर फादर को है तो बच्चे को भी होगा। तो अब ये एक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि मदर और फादर दोनों को टेस्ट कर रहे हैं और फिर बच्चे का भी इलाज कर रहे हैं। दूसरा, जब शादी होती है तब हम लड़का और लड़की दोनों का टेस्ट करते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को है तो फिर वो परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि वो चेन ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट भी है, सामाजिक जागरूकता भी है और इसके कारण होने वाले नुकसानों की भरपाई भी शासन कर रहा है जी। इसके इलाज में जो पैसा लगता है वो पूरा शासन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन उपलब्ध करवा रहा है जी। तो जनजाति समाज में जो पहले बीमारी ऐसी थी कि इसके इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे, अब उसका इलाज हो रहा है और उनको मरने से बचाया जा रहा है जी। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सबसे ज़्यादा फोकस है कि हम जनजाति क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाएं। इसके लिए प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन बनाया है और इस वर्ष 288 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है जी। इस मिशन के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में जो हमारे नव युवा हैं उनको रोजगार और उनका स्किल डेवलपमेंट होगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना काम कर सके। जी बिल्कुल, जो जनजातीय समाज के कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए पीएम विकास पैकेज की भी घोषणा इस बजट में की गई है। जाहिर है अनुसूचित जाति को भी इससे लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, विकास के नए अवसर बढ़ेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में आप दोनों ने बात की संसद टीवी से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।